हेलो बच्चों, आप सबका फिर स्वागत है 10th क्लास के वीडियो लेक्चर में। चैप्टर 2 को पढ़ रहे थे जिसका नाम था अम्ल, क्षारक एवं लवण। आज हम क्षारक के बारे में पढ़ने वाले हैं। सिर्फ क्षारक पढ़ेंगे, अम्ल पहले पढ़ चुके थे। अम्ल के बारे में हमने पढ़ा था, अम्ल वो होते हैं जो H+ आयन देते हैं जलीय विलयन में। उसका एग्जाम्पल था HCl, H2SO4, HNO3। तो हमने देखा था अम्ल वो थे जो जल में घुलने पर H+ आयन देते हैं। क्षारक भी वही परिभाषा आर्हेनियस ने कहा था। ये आर्हेनियस के अनुसार क्षारक वो होते हैं जो जल में घुलकर OH- आयन, जिसे हम हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो जल जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन OH- आयन देते हैं, उन्हें हम क्षारक कहते हैं। आर्हेनियस के अनुसार लिख दें उसे हम। जैसे हमारे पास NaOH होता है बच्चों, इसका नाम सोडियम हाइड्रोक्साइड। Na सोडियम, OH को हाइड्रोक्साइड कहते हैं। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जब कभी ये क्षारक है हमारा बच्चों, जब इसे जल में घोलते हो तो जल लिख देते हैं। जल से अभिक्रिया नहीं करता, जल में घुल जाता है ये। तो जल में घुलना और जल से अभिक्रिया करना दोनों फर्क है। तो जल में घुल जाएगा तो जल में घुलकर ये Na+ देता है और OH- देता है। तो हमने देखा है ये एक प्लस और माइनस में टूट गया, तो हिस्सों में बराबर हिस्सों में टूट जाता है। ठीक है बच्चों, Na+ OH- को हम कहते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। KOH होता है, इसे भी ये भी क्षारक है। इस क्षारक कहें हम, जल में जब घोलोगे ये बच्चों K+ और OH- देता है। और हमारे पास है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बच्चों। कैल्शियम पे 2 चार्ज होता है, 2 को ना भूलें, 2 को यहाँ लिख देते हैं। इसे जब जल में घोलते हो तो ये भी टूट जाता है Ca और OH में। Ca पर 2 चार्ज होता है, 2+ लिख दिया। OH पे माइनस चार्ज होता है, वो भी लिख दिया। ध्यान देने वाली बात है बच्चों, यहाँ पर 2OH है, ब्रैकेट लगा हुआ है, 2 लगा हुआ है, तो इसका मतलब जल में घोलने पर ये 2OH देगा, 2OH देगा। तो मैं यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। और हमारे पास एग्जाम्पल्स है MgOH का होल टॉय है तो बहुत सारे, लेकिन मैं कुछ ही लिखूंगा। MgOH का होल टॉय जिसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहेंगे, ये भी जल में घुलकर ये देगा Mg देगा, जिस पर 2+ का चार्ज होगा, 2OH देगा, 2OH-। तो ये ऐसे क्षारक हैं जो जल में घुलकर OH- आयन दे रहे हैं। और भी हमारे पास होते हैं Na2O, सोडियम ऑक्साइड। अब 2 कहाँ से आया? इस पर 1+ का होता है, इस पर 2- का होता है, तो 2 को हम तिरछा करके लिख देंगे। ये मैंने आपको एक चार्ट बताया दिया था कुछ पहले वीडियोस में, और पहले चैप्टर के तीसरे वीडियो में हमने दिया था, पहले चैप्टर के वीडियोस में, कि चार्ज बिल्कुल याद कर लीजिएगा। उन चार्ज के बिना आपके आगे परेशानी बढ़ती जाएगी। तो चार्ज याद है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो मैं आपको बता ही रहा हूँ, नोट करते रहिएगा साथ में। +1 था, इस पे 2 होता है, ऑक्साइड है, O पे 2 होता है, 2 को यहाँ तिरछा करके लिख दिया। ये आगे क्लिक चुके हैं आप। सोडियम ऑक्साइड ये भी जल में घुलकर OH- देता है, लेकिन जल में घुलने से पहले ही जल से क्रिया कर लेता है। पहले बच्चों जल से क्रिया करेगा, तो इस बार आप जल को यहाँ लिख दीजिए +H2 इसमें। इसका मतलब ये हुआ Na2O पहले जल से क्रिया करेगा। Na2O जल से जब क्रिया करता है तो बच्चों इन सबको जोड़ के लिखते हैं। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन 3 चीज़ें हैं, तीनों चीज़ें आपस में रिएक्शन करके NaOH दे देंगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड दे देंगी। और ये अभी आपको मैंने यहाँ बताया कि जब NaOH जल में घुलित अवस्था में रहता है, घुल जाता है, आयनों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, आयंस में परिवर्तित हो जाएगा, ये Na+ हो जाएगा और OH- हो जाएगा। उसी तरह से हमारे पास होता है बच्चों कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम पे 2+ का होता है, इस पे 2- का होता है, +2 -2 कैंसिल हो गए। इधर उधर लिखने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल फॉर्मूला सही लिखा हुआ है। ये भी पहले जल से रिएक्शन कर लेगा, जल से अभिक्रिया कर लेगा, जल में घुलने से पहले जल से अभिक्रिया करेगा बच्चों। कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन आपस में जुड़ जाएंगे, कैल्शियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन लिख दिए। याद रखने वाली बात है, आवेश के बिना काम नहीं बनने वाला, आवेश को याद रखिएगा बच्चों। 2+ का होता है, इस पर 1- का होता है, 2 को हम क्या करेंगे, तिरछा करके लिख देंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। अभी हमने यहाँ पे इस साइड में बताया था कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल में घुल जाता है, मतलब घुलकर आयंस के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो आयनों में विघटित हो जाता है, आयनन हो जाता है। इस क्रिया को आयनन कहते हैं बच्चों। ये जो हुआ ये आयनन हुआ ये सबका। तो आयन के रूप में रहता है ये, Ca2+ के रूप में रहता है, और 2 OH- के रूप में ये रहेगा। बच्चों हमारे पास मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है, ये भी पहले जल में घुलेगा, MH2O, और इसी की तरह से MgOH। इस पे 2+ का चार्ज होता है, 2 को यहाँ लिख देंगे। ये भी आयन के रूप में रहता है, Mg2+ और 2OH-। तो बच्चों
हमने देखा ये जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। सोडियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। मैग्नीशियम ऑक्साइड जल से क्रिया करके मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बना रहा है। ये हाइड्रोक्साइड जल में घुलित अवस्था में रहते हैं, लेकिन आयनों के रूप में रहते हैं। घुल गए, आयन में परिवर्तित हो गए, उनका आयनन हो गया, आयन में रूप में हो गए। तो ये जो ऑक्साइड हैं ये भी जलीय में जल में घुलने बाद OH माइनस आयन देते हैं, तो ये भी हमारे क्षारक हैं आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट के अनुसार। आर्हेनियस की बात याद रखेंगे। उसके बाद तो बहुत सारे परिभाषाएं हैं जो आप 11th में भी पढ़ोगे, 12th में भी पढ़ोगे। कहीं कहीं आर्हेनियस फेल हो जाते हैं, तो आर्हेनियस की बात कहीं जगह सत्य नहीं होती है, तो कोई ब्रोंस्टेड रूल लग जाता है। ब्रोंस्टेड है, लॉरी हैं, ये साइंटिस्टों की बातें आती हैं, उनकी परिभाषाएं अलग अलग परिभाषाएं हैं जो आप 12th क्लास में 11th क्लास में पढ़ेंगे। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम सिर्फ आर्हेनियस के कॉन्सेप्ट को याद रखेंगे, जहाँ तक ये हमें कम से कम इतना बता देगा कि क्षारक और क्षारक की पहचान क्या होती है। ये कम से कम इससे हमें पता चल जाएगा बच्चों। एक बात बच्चों याद रखिएगा, कैल्शियम ऑक्साइड और सोडियम ऑक्साइड इन दोनों में जैसे जल डालोगे रिएक्शन हो जाएगी, NaOH COH का वोल्टेज बन जाएगा। लेकिन मैग्नीशियम ऑक्साइड में जल डालने पे रिएक्शन नहीं होती, बहुत टाइम लगता है, मतलब गर्म करना पड़ता है, रिएक्शन नहीं करता। ये ठंडे पानी से बिल्कुल रिएक्शन नहीं करता। ये दोनों ठंडे पानी से रिएक्शन कर लेगा, लेकिन MgO ठंडे पानी से रिएक्शन नहीं करेगा। इस वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, गर्म करना पड़ता है। इस वजह से मैंने ये एरो का निशान बनाया जो गरम का साइन है। इसे गरम कर लेते हैं, ये गरम कर दिया, गरम लिख दिया मैंने कि तो MgO जो होता है वो गरम जल से अभिक्रिया करता है। कुछ होते हैं जो जल से अभिक्रिया नहीं करते हैं, उनके बारे में आगे बताऊंगा वो कौन है। और पढ़ लेते हैं इनके रासायनिक गुण, मतलब इनके प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ लेते हैं, इनकी और क्या क्या खासियत होती हैं। जो क्षारक होते हैं बच्चों, क्षारक का स्वाद कड़वा होता है। वहां पे हम लोग का स्वाद क्या बताया था, हमने खट्टा बताया था, लेकिन यहाँ पे क्षारक जो होते हैं उनका स्वाद कड़वा होता है। पॉइंट बना के मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ बच्चों। क्षारक लीजिए आप अपने हाथ उसमें परख नली में क्षारक लीजिए, उसमें आप एक काम करें, लाल लिटमस पेपर जैसे डुबोगे, तो लाल लिटमस पेपर डुबोने पर, मतलब ये क्षारक है, इसमें जब आपने लाल लिटमस पेपर का स्ट्रिप डुबो दी, कागज होता है लाल लिटमस पेपर, पेपर होता है मतलब पतला सा होता है, जब डुबो दोगे तो वो जो लिटमस पेपर का जो रंग होगा वो लाल से नीला हो जाता है। और अमल में उल्टा था, वो क्या कर रहा था, नीले को लाल में कन्वर्ट कर रहा था। ये क्या कर रहा है क्षारक, क्षारक क्या कर रहा है बेटा, वो लाल को नीले में परिवर्तित कर देता है। वो भी लिख देते हैं हम। बच्चों क्षारक और अम्ल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट होते हैं। अपोजिट होने का मतलब ये है, अगर अम्लीयता आपको दूर करनी है, कहीं जगह पर अम्ल है गिरा हुआ, कहीं सरफेस पे अम्ल है, उसकी अम्लीयता को दूर करनी है, तो वहां पे हम क्या मिला देंगे, क्षारक मिला देंगे, तो वो उसकी अम्लीयता दूर हो जाएगी। मान लीजिए एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन अम्लीय हो चुका है बहुत ज्यादा, है ना, खट्टा हो चुका है, अम्लीय हो चुका है, बहुत ज्यादा एसिडिक हो चुका है, तो आप उसमें क्षारक मिला दीजिए। तो क्षारक मिलाने से इक्वल अमाउंट में जब क्षारक मिलाओगे तो उसकी जो उदासीनता है वो आ जाएगी, वो उदासीन हो जाएगा। अब वो अम्लीय होगा और ना वो क्षारीय होगा। ठीक है बच्चों, तो जब कभी अम्लीयता को दूर करना है तो हम उसमें क्षारक मिलाते हैं। ये मतलब ये नहीं हुआ कि अम्ल हानिकारक है तो क्षारक हानिकारक नहीं होंगे, उल्टा होने का मतलब ऐसा नहीं है, दोनों ही हानिकारक होते हैं। अम्ल अगर आपके शरीर में गिर जाता है तो वो हिस्सा जल जाता है, वो काला हो जाएगा, जल जाएगा, रैशेस पड़ जाएंगे। उसी तरह क्षारक भी अगर हमारे शरीर में कहीं गिर जाता है तो वो हिस्सा भी जल जाएगा, काला हो जाएगा, रैशेस पड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो दोनों से ही दूर रहने की सलाह दी जाती है। इसका मतलब क्षारक भी हमारे लिए खतरनाक होते हैं अम्ल की भांति। मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो क्षारक और अम्लीयता दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। ये मत कर देना कि हमारे शरीर में कहीं अगर अम्ल गिर जाए, हमारे शरीर में यहाँ पे तो सपोज करिए अम्ल गिर गया, तो यहाँ पे क्षार मत मिला देना कि आपने सोचा होगा कि सर ने तो बताया था कि किसी भी सॉल्यूशन में अम्ल मिला हुआ है, अम्ल है, उसमें क्षारक मिला देने से तो अम्लीयता का प्रभाव नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है। वो बात सही है, वो सॉल्यूशन के लिए बिल्कुल सही है। हमारे अगर शरीर में अगर अम्ल गिर जाता है बच्चों, ठीक है अम्ल गिर गया, आपने इसमें क्षारक मिला दिया, उसकी उदास अम्लीयता को दूर कर देगा। हाँ बिल्कुल सही है, वो अम्लीयता को दूर कर देगा। वहाँ पर अम्ल गिर जाएगा तो आपने क्षारक मिला दिया, अम्लीयता बिल्कुल दूर हो जाएगी। लेकिन बच्चों जब कभी भी अभी आप अम्ल में क्षारक मिलाते हैं तो उससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ऊष्मा भी निकलती है। तो अगर आपका अम्ल गिर गया है यहाँ पर और आपने उसमें क्षारक मिला दिया तो दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे और ऊष्मा भी निकलेगी, और निकलेगी तो आपका जो हाथ होगा वहां पर क्या हो जाएगा, वो और जल जाएगा।
तो कभी भी अम्ल आपके शरीर में गिर जाए तो उसमें क्षारक नहीं मिलाएंगे। हाँ, अम्लीयता को दूर करने के लिए आप क्षारक मिला सकते हैं, लेकिन वो परखनली में करिएगा, क्योंकि परखनली गर्म पड़ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि परखनली को आप क्या करते हैं, चिमटे से पकड़ के रखते हो, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होती। तो अम्लीयता को दूर करने के लिए क्षारक मिलाया जाता है, लेकिन शरीर के साथ ऐसा बिल्कुल ना करें। शरीर के ऊपर अगर अम्ल गिर जाए तो क्षारक ना मिलाएंगे, क्योंकि उन दोनों को मिला दिया जाएगा तो बहुत ज़्यादा ऊष्मा निकलेगी। उस ऊष्मा को उदासीन ऊष्मा कहते हैं। उस ऊष्मा से आपका जो हाथ है और जल जाएगा, और दोनों से ही दूर रहना है। अम्ल से भी दूर रहना है और क्षारक से भी दूर रहना है। जब किसी भी क्षारक को इस्तेमाल किया जाता है प्रयोगशाला में, जब इनका इस्तेमाल किया जाता है क्षारक को, तो क्षारक को पहले तनु किया जाता है। एक तो सांद्र होता है, बिल्कुल खतरनाक आपके लिए क्षारक, जिसे बेस कह रहे हैं, क्षारक बिल्कुल खतरनाक है हमारे लिए, उनका इस्तेमाल तो करेंगे नहीं। लेकिन जब प्रयोगशाला में उसका इस्तेमाल किया जाता है, प्रयोगशाला में कोई बच्चा इस्तेमाल करता है, तो उसे जो टीचर्स प्रोवाइड करते हैं, वो जो क्षारक होता है वो तनु क्षारक होता है। उसमें पहले क्या करते हैं टीचर्स, बहुत ही केयरफुली, सावधानी पूर्वक उसमें पानी मिलाते हैं। बहुत ज़्यादा अमाउंट में पानी मिलाने के बाद, क्षारक में पानी मिलाने के बाद उस बच्चे को प्रोवाइड करते हैं, और वो बच्चा अपना प्रयोगशाला में अपना एक्सपेरिमेंट करता है। तो जो क्षारक होते हैं दो प्रकार के हो गए, सांद्र होगा, तनु होगा। सांद्र का मतलब पानी नहीं मिला होगा, तनु में पानी मिला होगा, बहुत सारा अमाउंट में पानी मिला होगा। तनु अगर हाथ में गिर जाए तो इससे नुकसान नहीं होता। तो तनु अगर हाथ में गिर जाए तो आप क्या करें, ये नहीं कि आप रख दें हाथ में उसे, तब भी हाथ धो लें। बिल्कुल हमें कोई रिस्क नहीं लेना है। तो तनु को भी हम क्या करते हैं, अगर गिर जाए तो धो लेते हैं, लेकिन हम वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक ना है, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा पानी मिला होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। क्षारक की एक और प्रॉपर्टी होती है, क्षारक भी अम्ल की तरह वैद्युत के सुचालक होते हैं। वैद्युत के सुचालक का मतलब, अगर आपके पास कंटेनर है, कंटेनर में क्षारक डाल रखा है आपने, ये इलेक्ट्रोड डाल दिया। इलेक्ट्रोड मतलब रॉड्स, कॉपर के रॉड्स हो सकते हैं, या आपके उसके सिल्वर के हो सकते हैं, आप लोहे का हो सकता है। ये रॉड्स हैं, इलेक्ट्रोड कहते हैं, जिन्हें हम बैटरी से जोड़ दिया और ये हमने बल्ब लगा दिया। इसमें क्षारक है बच्चों। तो क्षारक मिलाने से, क्षारक उपस्थित होने से ये जो बल्ब है ग्लो करना स्टार्ट कर देगा। तो क्षारक ने क्या करा, करंट को यहाँ से यहाँ पर फ्लो कर दिया। अगर क्षारक नहीं होता, यहाँ पर कुछ भी नहीं होता, तो करंट फ्लो नहीं होता, आपका बल्ब ग्लो नहीं करता। तो यहाँ बल्ब ग्लो करने लग गया, इसका मतलब ये है क्षारक भी होता है अम्ल की तरह वैद्युत का सुचालक होता है, वैद्युत चालक कर सकता है, वैद्युत का चालन कर सकता है। तो वैद्युत का चालन कर रहा है। चालन किसकी वजह से होते हैं बच्चों, वैद्युत का चालन आयंस की वजह से। ये आयंस देते हैं, ये आयन जितने देंगे उतने ही ज़्यादा वो वैद्युत को कंडक्ट करता रहेगा, वैद्युत द्वारा प्रवाहित करता रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखें, क्षारक जो होना चाहिए वो जलीय अवस्था में होना चाहिए। तो क्षारक में जल उपस्थित होना चाहिए। तो जलीय अवस्था में ही वो जो वैद्युत का सुचालक करता है, वैद्युत का चालन करता है। चालन के आधार पर, वैद्युत के चालन के आधार पर जो क्षारक होते हैं वो दो प्रकार के हैं हमारे पास। एक प्रबल क्षारक, दूसरा है हमारे पास दुर्बल क्षारक। ठीक है बच्चों, मैं वो लिख देता हूँ। क्षारक दो प्रकार के होते हैं, उनके अंतर भी मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ लाइन खींच के। प्रबल क्षारक पहले, प्रबल क्षारक जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं स्ट्रॉन्ग बेस। दुर्बल क्षारक जिसे हम कहते हैं वीक बेस। बच्चों, प्रबल और दुर्बल की पहचान इस आधार पर की जाती है कि वो कितने आयन देता है जलीय अवस्था में। जैसे हमारे पास प्रबल क्षारक के एग्जाम्पल्स होते हैं NaOH। बच्चों, NaOH जो होता है प्रबल क्षारक होता है। जब कभी आप इसे जल में घोलते हो, तो अभी ऊपर बताया मैंने, वो Na+ देता है और OH- देता है। तो ये अगर आपने 10 ml लिया है, तो 10 ml के 10 ml ही टूट जाएगा, सारा का सारा टूट जाएगा, आयनों में टूट जाएगा। 10 ml Na+ दे देगा और 10 ml OH- दे देगा। ठीक है बच्चों, तो जितना आप लोगे उतना वियोजन हो जाएगा, तो उसे हम प्रबल क्षारक कहते हैं। दुर्बल क्षारक क्या होते हैं, सारे का सारा कंप्लीटली वियोजन नहीं होगा, वो आयनन उनका कंप्लीटली नहीं होता, पूर्ण रूप से वो आयनित नहीं होते। उसके एग्जाम्पल्स हैं बच्चों NH4OH। ये अगर टूटता है तो बच्चों यहाँ से टूटता है, यहाँ से NH4 और OH पे माइनस होता है, तो इस पर प्लस होता है। इस NH4 को अमोनियम कहते हैं बच्चों। अमोनियम हाइड्रोक्साइड टूट गया अमोनियम और OH- में। ये अगर ये 10 ml लोगे, ज़रूरी नहीं है कि सारा का सारा 10 ml इस अमोनियम में और OH में टूट जाए। उसमें से कुछ ही ml टूटता है, जैसे 1-2 ml या 3 ml वो आयनों में टूटेगा, सारा का सारा नहीं टूटेगा। तो दुर्बल और क्षारक की यही पहचान होती है। एक और एग्जाम्पल्स है हमारे पास दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल FeOH का
होल थ्राइस बच्चों ये भी दुर्बल क्षारक एग्जाम्पल है। MgOH का होल थ्राइस ये भी दुर्बल क्षारक, सॉरी MgOH का होल टॉइस ये भी दुर्बल क्षारक एग्जाम्पल होता है बच्चों। तो होल टॉइस कह रहे हैं, OH को टॉइस कहते हैं, तो दुर्बल क्षारक का एग्जाम्पल है। इनसे हमें इतना नुकसान नहीं होता जितना कि प्रबल क्षारक से नुकसान होता है बच्चों। मिल्क ऑफ मैग्नीशियम तो दवाई के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। दो पेट में जब एसिडिटी हो जाती है तो डॉक्टर्स मिल्क ऑफ मैग्नीशिया देते हैं, दवाई सिरप के रूप में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है, तो पेट की एसिडिटी को जो दूर करता है बच्चों। तो दुर्बल क्षारक हमारे लिए हार्मफुल नहीं होते। इनकी परिभाषाएं क्या होंगी कि प्रबल क्षारक वो होते हैं जो जलीय अवस्था में पूर्ण रूप से आयनों में टूट जाते हैं, और इसकी परिभाषा जो जलीय अवस्था में पूर्ण रूप से आयनित नहीं होते हैं, वो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि प्रबल क्षारक वैद्युत के अच्छे चालक क्यों हैं, बहुत अच्छे चालक क्यों हैं। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, जब अगर हमने इस वाले कंटेनर के अंदर प्रबल क्षारक लिया है तो जो बल्ब है बहुत तेजी के साथ ग्लो करेगा। लेकिन इसकी जगह पर अगर आपने यहाँ पर दुर्बल क्षारक ले लिया, इलेक्ट्रोड लगा दिया, ये वायर लगा दिया, बैटरी लगा दी, बल्ब लगा दिया, और दुर्बल क्षारक है इसके अंदर, तो ना जो बल्ब जो है बहुत धीमी गति से चमकेगा, बल्ब में रोशनी इतनी नहीं होगी। बल्ब में रोशनी नहीं हो रही है क्योंकि यहाँ पे आयंस की संख्या कम है। दुर्बल होता है ना, दुर्बल कम आयन देता है, और प्रबल जो होता है बहुत अधिक आयंस में देता है, सारा का सारा टूट जाता है, आयन में टूट जाता है। तो अधिक आयनों की संख्या होने के कारण, बहुत ज़्यादा आयन होने के कारण इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज़्यादा कंडक्ट करता है, इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह दूसरी जगह ले जाता है, और बल्ब जो है बहुत तेज़ी के साथ चमकता है। तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इनकी वैद्युत चालकता क्यों ऊंची होती है वो भी लिख दे रहा हूँ। क्यों बताया मैंने आपको, क्योंकि ये आयनों में टूट जाते हैं, बहुत ज्यादा आयंस देते हैं। एक और बात बच्चों, हमने देखा क्षारक कुछ होते हैं जो जल में घुल जाते हैं, और कुछ क्षारक ऐसे होते हैं जो जल में नहीं घुलते। जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें हम क्षार कहते हैं। ठीक बच्चों, इस बात को याद रखिएगा। क्षार की परिभाषा पूछ लेते हैं, तो क्षार की परिभाषा में मैं एक जगह लिख देता हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी बात लिख दूंगा, बस ज़्यादा बात नहीं है, वो पॉइंट बना के नोट करके लिख दीजिएगा, या क्षार बनाकर हेडिंग में आप लिख सकते हो। क्षार जिसे हम एल्कलीज कहते हैं, ALKALIS, एल्कलीज, एल्कलीज। ठीक है बच्चों, इनकी परिभाषा ये होती है, जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। उन्हें क्षार कहते हैं। तो हमने देखा, तो ये सब थे, ये तो जल में घुल गए, ये भी जल में घुल गए, तो ये क्षारक तो है ही हैं, साथ में क्षार भी हैं। तो इस बात को, इस लाइन को, नीचे वाली जो लाइन लिखी है इस लाइन को जरूर याद रखिएगा। तो जो क्षारक जल में घुल जाते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। तो ये क्षारक के एग्जाम्पल्स हैं, ये सब जल में घुल जाते हैं तो इन्हें हम क्षार भी कहेंगे, क्षार भी कहेंगे। ठीक बच्चों, लेकिन वो बात जो जल में नहीं घुलते, कौन से जल ऐसे हैं जो जल में नहीं घुलते हैं बच्चों? CuO, कॉपर ऑक्साइड, जल में बिल्कुल नहीं घुलता। ZnO ये भी नहीं घुलता, ये तो बहुत देरी के साथ घुलता है, इतना गर्म करना पड़ता है, इस कारण ये हमारे क्षार नहीं कहलाएंगे। ये हमारे, मैं कह रहा हूँ, ये क्षार नहीं होंगे। क्षार वही होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ये क्षारक तो हैं, इनके जो गुण होते हैं बाकी इन लोगों के गुणों के समान होते हैं। ठीक है, अच्छी बात है, बिल्कुल है, लेकिन ये जल में नहीं घुलते। अगर जल में घुल जाते तो क्षार भी कहलाते, ये जल में नहीं घुलते, इस वजह से ये हमारे क्षार नहीं है। तो क्षार की परिभाषा याद रखिएगा, क्षार वो होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। तो क्षार वे क्षारक होते हैं जो जल में घुल जाते हैं। ठीक है बच्चों, थैंक यू, फिर आपसे फिर मुलाकात होगी।